कि है मंदिर मस्जिद है, एक दूसरे के खिलाफ जहर, और मुसलमान ये हिंदू, ये मस्जिद, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो उन लोगों के गालों में जोरदार तमाचा मारने के लिए श्री राहुल गांधी ने संघर्ष करके 4,500 किलोमीटर उधर और 4 से 5,000 किलोमीटर इधर पार्टी था, है और रहेगा। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र इस देश के लिए राज्य में कलेक्शन, मनी कलेक्शन के लिए, मैंने बताया था ना, टीएमसी का फुल फॉर्म के टीएमसी, टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मनी और सी फॉर करप्शन, ये ट्रांसफर मनी फॉर करप्शन, ये पार्टी का नाम है। लूटो मारो खाओ। ज्वाइन किया 5 साल के अंदर वो अरबपति है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बंगलों में रह रहा है, हजारों लाखों की उनकी प्रॉपर्टीज और जमीनें हो जाती है 5 साल के अंदर। ये पैसे कहां से आते हैं? फरिश्ते लाके देते हैं क्या? आएगी तो शांति लेके आएगी। कांग्रेस अगर आएगी तो महंगाई को कम करेगी। कांग्रेस अगर आएगी तो भाईचारा की जो खाई, एक दूरी पैदा हो गई हिंदू मुस्लिम में और जातियों में, उस खाई को कम करने का मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, लॉ कॉलेज की जरूरत है, महिला कॉलेज की जरूरत है, वो सारा काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए जो जो कुछ करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी करेगी, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा एनवायरनमेंट फिर तैयार करेगी कि देश के लोग जो है फिर चैन की सांस ले सके, चैन की सांस सो सके। आज का जो माहौल है, आज के एक युवा यहां से किशनगंज जाने के लिए, यहां से सिलीगुड़ी जाने के लिए डरते हैं कि मैं रास्ते में कहीं मेरा मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मैं मुस्लिम हूं, मुझे पकड़ के मारना। कोई एक युवा आदिवासी है, वो ये सोचता है कि बड़ी जाति के लोग कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, मुझे बांध करके मुझे जय श्री राम ना कहलवा दे। तो इस देश के इस माहौल से निकालने के लिए, एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए, देश को फिर तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी वो कदम उठाएगी। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आने वाले 2024 की दिन की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है, और वही विभिन्न राजनीतिक दल जो है पूरी तरह से कमर कस के मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग इस्लामपुर ब्लॉक के कांग्रेस के जो सभापति हैं डॉक्टर सादिकुल साहब, उनके साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तथा आने वाली जो 2024 की लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस की ओर से क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है, साथ ही साथ क्या लक्ष्य है 2024 के आने वाला लोकसभा चुनाव में, वर्तमान जो परिस्थिति है देश की तथा राज्य की, उस जगह पे कांग्रेस की क्या स्थिति है, सारे विषयों को लेकर जो है हम लोग आलोचना करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया को लेने की कोशिश करेंगे। पहले ही जो है आपको न्यूज टुडे इंडिया में स्वागत है सादिकुल साहब। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे, और 2 से 3 दिन बाद ही जो है लोकसभा चुनाव की दिन की घोषणा होने वाली है, तथा जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की ओर से अभी तक जो है हम लोग देख पा रहे हैं, यह भी तय नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल में क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ जो यानी कि गठबंधन हो रहा है या नहीं। आपके पास क्या तथ्य है इस विषय को लेकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज टुडे इंडिया का और आप तमामी न्यूज टुडे इंडिया के कर्ता धर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ जो भी न्यूज टुडे इंडिया को देखते हैं उनके तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ आपने जो सवाल किया कि लोकसभा इलेक्शन की क्या परिस्थिति है, क्या तैयारी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इलाका के लोगों को भी, हमारी स्टेट के लोगों को भी और देश के लोगों को भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि ये 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, ये आज़ादी के बाद से लेके जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो तमाम इलेक्शनों से ये लोकसभा इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लोकसभा इलेक्शन है, और ये लोगों के भविष्य का, युवक के तकदीर का और देश की भविष्य का फैसला करेगा 2024 का इलेक्शन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। रहा सवाल आपका कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी ये कोई नई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन जो है तैयारी के साथ लड़ती है और दमखम के साथ लड़ती है, और लोकसभा जो
2024 का इलेक्शन है वो भी हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ लड़ेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, उस चीज को हम लोग देश के लोगों के साथ शेयर करेंगे और लोगों को दावत देंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि एकमात्र विकल्प अभी देशवासियों के पास कांग्रेस पार्टी है। इसमें सिर्फ एक दो पॉइंट में जोड़ देता हूं, ऐसे तो लंबी लिस्ट है जो मोदी सरकार की फेलियर है, वो एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में ढंडोरा पीटा था, ढोल पीटा था कि हम आएंगे तो ऐसा चमत्कार कर देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, गंगा मैया को साफ कर देंगे। उसके बाद उनका कहना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। इस तरह के उनके बहुत सारे वादे थे, लेकिन देश के एक बच्चा, एक नागरिक को पता है कि नरेंद्र मोदी एक झूठा प्राइम मिनिस्टर है, जो झूठा दिलासा लोगों को देता है और लोगों को वोट बटोर करके वो अपनी कुर्सी को बचाता है। तो इस मर्तबा हम फिर उस कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, जिस तरह रसोई गैस 350 से 400 का था 2014 से पहले, अब 1000 के पार हो गया है। ये महंगाई कम है नरेंद्र मोदी की भाषा में, अमित शाह की भाषा में। और उसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम जो 55 रुपया 60 रुपया के करीब था, वो 107 का आंकड़ा पार कर गया है। ये क्या महंगाई कम है? नहीं। तो इसलिए देशवासी को अब जो है अमित शाह बोलिए या नरेंद्र मोदी बोलिए या बीजेपी बोलिए या आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है, वो देशवासियों को समझ में आ गया है। अब देशवासी जो है इस मर्तबा अपनी तकदीर का फैसला करेंगे, देश के तकदीर का फैसला करेंगे। इसलिए कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ना जरूरी है। और रहा आपका एक सवाल ये भी था उसी सवाल में कि टीएमसी से जोट के बारे में, तो ये चूंकि हाईकमान का विषय है तो उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि हमारे जो प्रदेश के लीडरशिप है, श्री अधीर रंजन चौधरी का जो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, तो उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से हम टीएमसी के फेवर में नहीं है, जोट के फेवर में। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्री मोहित चंद गुप्ता जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पिलर हैं, पुराने मजबूत खंबा है, उनका भी यही कहना है कि टीएमसी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। ये हाईकमान के लोगों का कहना है। उसके बावजूद भी जो ये जोट का फैसला है, ये हमारे एआईसीसी के लोग डिसाइड करेंगे। श्री अधीर रंजन चौधरी की दखलंदाजी रहेगी, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एक तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वहीं दूसरी बार इस बार जो है उन लोगों का स्लोगन है अब की बार एनडीए 400 पार। इस विषय को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, एनडीए 400 पार बोल रहे हैं तो उसमें उनको समझना पड़ेगा, वो 400 पार करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम, अगर एनडीए की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो वो सीट में तो 400 पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम 400 के पार होगा। समझे कि नहीं? चीजों के दाम 400 के पार होगा, महंगाई 400 के पार होगा, बेरोजगारी 4 करोड़ से भी ज्यादा होगा। ये 400 के पार का जो आंकड़ा है, मोदी सरकार अगर फिर से आता है तो ये संविधान को बदलेंगे, देश की परंपराओं को बदलेंगे, देश की जो रीति रिवाज और ये भाईचारे की है उसके लिए मोदी सरकार खतरा है। इसलिए हम देशवासियों को ये बोलना चाहते हैं कि हमारे हजारों सैकड़ों साल से जो हमारी इस देश की संस्कृति है, ये जो देश का सभ्यता है, उसको बचाना और उस देश की अजमत और शान को बचाना और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए हमको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा की जरूरत है। जो मैंने आप लोगों के बेंदिया बंधुओं के माध्यम से बार बार कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। यानी कांग्रेस पार्टी जो है जाति की बात नहीं करते, मजहब की बात नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। राहुल गांधी ने जो आवाज दिया है भारत जोड़ो पार्ट 1 में और पार्ट 2 जो न्याय यात्रा नाम के उन्होंने मणिपुर से मुंबई निकाला है, उसमें उनका ये पैगाम था, उनका ये भारतवासी के लोगों के लिए ये मैसेज था, क्लियर कट मैसेज था कि हम एक ही देश के लोग हैं। इस देश में हजारों तरह के फूल हैं, यानी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पिछड़े जाति भी है, एसटी एससी भी है, ओबीसी
खूबसूरती भी है, और इस देश की खूबसूरती को ये तमाम जाति धर्म के लोग ही बढ़ाते हैं। इसलिए हमें विभाजन की राजनीति नहीं करना है, दंगे फसाद की राजनीति नहीं करना है, मॉब लिंचिंग वाली राजनीति नहीं करना है, निचले स्तर की राजनीति नहीं करना है। हमारे देशवासी को एक ही धागा में पिरो के बांध के रखना है, और तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर जिस तरह इस देश को आजाद किया था, इस देश पे अंग्रेज को भगाने के लिए सबने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसी तरह इस देश को अब बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथ से और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति और उन्नति के रास्ते में गामजन करने के लिए फिर तमाम लोगों को एक ही झंडे तले आना पड़ेगा, एक ही तिरंगे तले आकर के इनकलाब जिंदाबाद की नारा, वंदे मातरम की नारा दे करके हमारे इस देश के बागडोर को हाथ में लेकर के फिर तरक्की के रास्ते में इस देश को ले जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस्लामपुर जो है एक समय कांग्रेस की जो है सख्त घाटी थी। आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक तरफ जहां यहां पर नेतृत्व दिए हैं कांग्रेस का होके इस्लामपुर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है अब्दुल करीम चौधरी महाशय, वहीं पे कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय काफी दिनों तक जो है कांग्रेस को नेतृत्व दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस का संगठन जो है काफी कमजोर हो गया था, क्योंकि दोनों ही नेतृत्व जो है तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। पुनः डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के हाथों से कांग्रेस की जो शक्ति है वह बढ़ रही है। लेकिन उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक समय कांग्रेस की सख्त घाटी थी और आप कितना शक्ति से प्रदर्शन कर पाएंगे, जहां पर आपके ओपोनेंट में अगर देखें तो करीम चौधरी तथा कन्हैयालाल अग्रवाल जैसे नेतृत्व हैं, उसके सामने कितना स्ट्रांग कर पाएंगे कांग्रेस को, कितना खड़ा हो पाएंगे आप? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पार्टी हो, या कोई फैमिली का जो गार्जियन होता है या लीडरशिप जिसके हाथ में होती है, तो अगर किसी फैमिली से भी कोई गार्जियन की मृत्यु हो जाती है या वो गार्जियन उस फैमिली को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो फैमिली खत्म हो जाती है, मिट जाती है, बल्कि उसके अल्टरनेटिव या उसकी जगह पर उसका बेटा या उनका भतीजा या उस फैमिली का कोई मेंबर फिर खड़ा होता है कि अपनी फैमिली को फिर से खड़ा करने के लिए वो रातों दिन मेहनत करता है, और मेहनत करके फिर अपनी फैमिली को वो वकार, वो इज्जत, वो अजमत दिलाता है। जैसा कि आपने कहा कि कन्हैयालाल अग्रवाल है और करीम चौधरी है, तो मैं इसमें 10 नाम और ऐड कर देता हूं कि इसी कांग्रेस से निकले हुए ममता बनर्जी भी है, जिसको 70 के दहाई से लेकर के उनकी पार्टी बनाने तक 97-98 तक वो कांग्रेस ही से जीत के जाती थी, कांग्रेस ही की लीडर मानी जाती थी, और राजीव गांधी की परिवार में जाके हाथ बांध के खड़ी रहती थी। तो वो भी कांग्रेस को छोड़ के चलेगी। कांग्रेस कहीं मिटा नहीं मिटा। करीम चौधरी साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए, कांग्रेस मिटा नहीं मिटा। कन्हैयालाल अग्रवाल साहब छोड़ के चले गए, कांग्रेस मिटा नहीं मिटा। कांग्रेस कमजोर हुआ। जैसे मैंने बोला कि जब अगर कोई बड़ा लीडर चला जाता है तो जरूर कुछ टाइम के लिए असर पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है, लेकिन कांग्रेस का विचारधारा ये ऐसा विचारधारा है कि लोग फिर से उसको मजबूत करने के लिए सिर्फ हम लीडरशिप नहीं बल्कि आम पब्लिक भी आगे आते हैं कांग्रेस के झंडे को उठाने के लिए, जातीय कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए। उसी की एक कड़ी हम भी हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है अदनासा, और हम लोग जो है श्री मोहित चंद्र गुप्ता जी के लीडरशिप में, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी के लीडरशिप में हम लोग कांग्रेस को फिर से मजबूती करने के लिए डगर डगर नगर नगर जा रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं, और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिसगाइड करके बीजेपी और टीएमसी लेके गए थे, आप फिर घर वापसी करो, क्योंकि आप गलत रास्ते गए थे। अब लोग समझने लगे हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह हमारी ज्वाइनिंग सभा हो रही है, जिस तरह हमारे परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, कल भी जो है हमारे पार्टी ऑफिस में एक ज्वाइनिंग सभा रखा गया, आप लोग को हम बताएंगे टाइमिंग का, और कौन ज्वाइन कर रहा है वो कल आप देख पाएंगे। इस तरह जो है कांग्रेस और भी फूल फल रहा है और मजबूत हो रहा है। कांग्रेस का विचारधारा को कोई मिटा नहीं सकता है। कुछ ही दिन बाकी है, चुनाव का जो है दिन घोषणा होने वाली है। प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट कौन हो सकता है? आप लोग जो है संगठन की ओर से क्या सोच रहे हैं कि कैंडिडेट का जो रेस है, इस रेस में कौन कौन शामिल है? देखिए, हाँ, ये जो आपने बोला कि इस रेस में कौन कौन शामिल है, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुना जाता है, तो वो अभी ऑथेंटिक नहीं है कि फला हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा, तब तक ये फाइनल नहीं है कि कौन
प्रार्थी यहां से होगा। तो अभी तक हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रेस मीट अभी नहीं हुआ है, प्रार्थी लिस्ट का भी कोई घोषणा नहीं हुआ है, इसलिए बिफोर टाइम बोलना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा। जब 2-4 दिनों के अंदर जिस हमारे पार्टी की तरफ से जिस तरह अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियल, उसके बाद हम जरूर आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताएंगे कि हमारा प्रार्थी कौन होगा। एक तरफ दीपादास मुंशी महाशय हैं, एक तरफ जो है मोहित सेन गुप्ता हैं, आप लोगों के जिला सभापति, तथा इस इलाके के इस्लामपुर महकमा के जाने माने नेता अली इमरान रमज हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों के बीच किसको प्रत्याशी कैंडिडेट करने से जो कांग्रेस की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी और एक कह सकते हैं तिरकोना जो है लड़ाई होगी? देखिए, तीनों जो शख्सियत है ये काबिल तारीफ है और इन लोगों की जो पर्सनैलिटी है, इन लोगों की जो जात है, ये मोहताज तारुफ नहीं है। जो 3 नाम आपने लिया है, जैसे दीपादास मुंशी है, वो एक बहुत बड़ी नेत्री है, वो हमारे स्वर्गवासी प्रियनदास मुंशी की वाइफ हैं और यहाँ से हमारे सांसद भी रही हैं, मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ग्वालपखोर से वो एमएलए थी, अभी हमारे कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बहुत बड़ी लीडर हैं और अच्छी लीडर हैं। उसी तरह जिस तरह आपने मोहित सेन गुप्ता जी का नाम लिया, ये ऐसे लीडर तो मुझे लगता है कि सदियों में जन्म लेते हैं। जिस तरह एक कांग्रेस पार्टी में 22 से 25 साल तक मोहित सेन गुप्ता ने सेवा दिया एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे श्री मोहित सेन गुप्ता जी ने। पार्टी बहुत डगमगाती हुई नजर आई, पार्टी बहुत बार कमजोर होती हुई नजर आई, कुछ गद्दारों के चले जाने की वजह से या छोड़ा घोपने की वजह से, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से, जो कांग्रेस ही के लीडर थे, जो कांग्रेस से ही जीत के एमएलए मंत्री ये सब बने थे, उन लोग के चले जाने की वजह से पार्टी बहुत बार कमजोर भी हुई। लेकिन मोहित सेन गुप्ता की पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो चट्टान बन के वो जातीय कांग्रेस के पटाखे की अजमत को, शान को बचाने के लिए वो खड़े रहे और डट के मुकाबला करते रहे। फिर उन्होंने अपनी कोशिशों से फिर पार्टी को खड़ा करने में एक अच्छा रोल अदा किया है। तो उनकी भी पर्सनैलिटी मोहताज तारुफ नहीं। आपने विक्टर भाई का नाम लिया, तो अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर, वो भी एक सियासी घराने से हैं। उनके वालिद साहब 4 बार के एमएलए हैं, 4 बार के उनके चाचा जान हाफिज साहब एमएलए रह चुके हैं, फिर वो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद फोर्ट ब्लॉक छोड़ने के बाद कांग्रेस में आने के बाद वो हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसको साधारण संपादक बोलते हैं बंगाली में, वो इतना कद्दावर लीडर हैं। तो ये तीनों पर्सनैलिटी जो है हमारे लिए जो है नया कोई चेहरा नहीं है कि इसमें किसी तरह का कोई संकोच होगा। तो हमारा कहना यह है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और ये हमारे आइडियल हैं, हमारे बड़े लीडर्स हैं। इनमें से किसी को भी पार्टी अगर कैंडिडेट बनाती है तो हम लोग एज ए कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस प्रेमी, हम लोग जो है उनको सीट जिताने में रात दिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और रायगंज से जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को विजय करेंगे। आप लोग बार बार प्रश्न उठाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो है एक भीतरी गठबंधन है, आप लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस या फिर और जो राजनीतिक दल है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार कहीं ना कहीं अगर उत्तर दिनाजपुर के रायगंज लोकसभा केंद्र में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है फायदा होगा, इससे कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ाई करती है। इस विषय को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो ये बात है, बोलता नहीं बेवजह आते नहीं आंखों में आंसू, कुछ बात हुई होगी दिल टूट गया होगा। तो उसी तरह आग लगती है तभी धुआं उठता है, ठीक है, ऐसे ही धुआं नहीं उठता। तो ये जो कलंक या ये जो टैग टीएमसी के दामन में लगा है, उसकी सच्चाई है, उसकी एक इतिहास है। जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप तमाम मीडिया बंधु को तो पता ही है, आम पब्लिक को भी पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी ने इस राज्य को कहां लेके जा रही है और कहां लेके गई है बीजेपी की मदद से। वो कैसे कि बीजेपी के साथ गठबंधन, जोट, अलायंस ममता बनर्जी का रहा है, हमारा नहीं रहा है।
और न कभी रहेगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा और बीजेपी का विचारधारा कयामत की सुबह तक कभी मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर कोई बोले कि मिट भी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा से नहीं मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी की जो जात है, उनकी जात ऐसी है कि अपने कुर्सी के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए वो कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकती है। जिस तरह के उनकी मिसाल है कि वो एनडीए में रेलवे मिनिस्टर रही है, श्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रह चुकी है, उनके समर्थन से वो इलेक्शन लड़ चुकी है। उसके बाद ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि ममता बनर्जी प्रदेश के लोगों को गुमराह करती है, खास करके माइनॉरिटीज को वो गुमराह करती है, मुसलमानों को गुमराह करती है कि हम जो है बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है, 1 to 1 लड़ाई है। लेकिन अंदर से उनका जो है मोदी सरकार के साथ सेटिंग है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप बताइए कि 2014 से पहले जब यहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करता था, बीजेपी के वोट परसेंट इस्लामपुर में 2.5% था। वो 2.5% से वो 38% में चला गया। पूरे राज्य में बीजेपी का 6-7% वोट था, अभी 37% वोट हो गया। ये तो ममता बनर्जी की करम नवाजी है बीजेपी को यहां घुसाने में। जब 34 साल सीपीएम ने यहां राज किया तो यहां आरएसएस जैसे संगठन के दफ्तरों में ताला लगा हुआ था। आज हजारों शाखा जो है दिन ब दिन आरएसएस का बंगाल में खोल रहा है, तो किनके शहर से खोल रहा है, किनके इशारे से खोल रहा है? तो मैं तो कहता हूं कि ममता बनर्जी खुद एक आरएसएस के एजेंट है। आरएसएस और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो आरएसएस के मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि ममता जो है एक दुर्गा के रूप है, उसके दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी को पेश कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है और मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़ा रही है। उन्होंने बोला था 10,000 मदरसे हम एफिलिएशन देंगे, एक भी नया मदरसा नहीं दिया। मुसलमानों के जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जो माइनॉरिटी मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह का इन्होंने एजुकेशनल, सोशल या हेल्थ के फील्ड में किसी तरह का कोई रिवोल्यूशन, किसी तरह का कोई तरक्की, कोई उन्नयन नहीं है। तो ममता बनर्जी एक धोखा है और इनका चरित्र लोगों को पता भी चल गया है कि ये बीजेपी के साथ इनकी सेटिंग है। अगर सेटिंग नहीं होती तो अभिषेक बंदोपाध्याय को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? इनके बहुत सारे मिनिस्टर जो है शारदा, नारदा और दुर्नीति में ग्रस्त है, इन लोगों को जेल में क्यों नहीं भर रहे हैं नरेंद्र मोदी? और अभी जो वो इंडिया जोड़ से अलग होना चाहती है, वो उसका भी वही डर है कि आज अगर हम इंडिया जोड़ से अलग हो जाते हैं तो कल हमारा भतीजा जो है जेल में चला जाएगा, हमारे मिनिस्टर जेल में चले जाएंगे, उनका हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा। इसलिए उनका जो है पिक्चर क्लियर है। मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, पिछड़ी जाति के लोगों को ममता बनर्जी जैसे लीडर से सतर्क हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए। ये एक धोखा है, ममता बनर्जी का नाम एक धोखा है। बिल्कुल सही। इस्लामपुर महकुमा जो है माइनॉरिटी बेल्ट है, यह काफी ज्यादा संख्या में इस इलाके में माइनॉरिटी वोटर रहते हैं और 2024 का जो चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं रायगंज लोकसभा केंद्र में माइनॉरिटी वोट बैंक जो है एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। वहां पर एक तरफ जहां पर कह सकते हैं कि एंटी मोदी जो है माइनॉरिटी वोट, इस तरह की बात आती है, अगर माइनॉरिटी जो है वोट अगर कांग्रेस को डालेगी तो बीजेपी जीत जाएगी, इस तरह की बातें आती हैं। या फिर माइनॉरिटी वोट बैंक फिलहाल जो है तृणमूल कांग्रेस का सोचा जाता है। तो इस पे क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है, खास करके इस्लामपुर महकुमा के जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनके लिए? मैं तो आपके न्यूज स्टूडियो इंडिया के माध्यम से साफ साफ लफ्जों में, स्पष्ट भाषा में बंगाल, सिर्फ रायगंज की नहीं, पूरे बंगाल के माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस मर्तबा वोट का विभाजन करने का मतलब यह है कि हमने अपने देश को पीछे ले जाने के लिए हमने योगदान हासिल किया है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माइनॉरिटीज अगर एक मुश्त वोट इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी को देती है तो ही जो है क्या कहते हैं कि मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी को मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर 42 में 42 सीट भी ममता बनर्जी को दे दें तो ममता बनर्जी का किशनगंज के बाद कुछ है क्या? बिहार में कुछ है क्या? त्रिपुरा में कुछ है क्या? दिल्ली में कुछ है क्या? मध्य प्रदेश में क्या है क्या? ममता बनर्जी का ये बाउंड्री के अंदर, बंगाल की जो सरहद है उसके अंदर ही वो जितना
उछल कूद कर ले उतना ही है। तो 42 में 42 सीट देने से क्या वो सरकार बना सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है? बगैर कांग्रेस के और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को हटाने के लिए कोई भी शक्ति हिंदुस्तान में नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय दल है वो आज ज्यादातर जो है वो कांग्रेस पार्टी के जोट में, अलायंस में लड़ना चाहती है। ये ममता बनर्जी जो है डर से, भय से, ईडी सीबीआई वगैरह के डर से वो चुपचाप बैठी हुई है। तो मैं लोगों से ये कहूंगा कि ममता बनर्जी के बहकावे में आकर अगर लोगों ने इस मर्तबा वोट का बंटवारा किया, उस वक्त जो 2021 में इन्होंने भावता दिया था, मोदी ने कहा कि हम मुसलमानों को अगर सरकार बनाते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देंगे। यह मोदी की हवाई फायरिंग थी। ममता बनर्जी ने उस हवाई फायरिंग को लेकर के मुसलमानों पर अटैक कर दिया और कहा कि मुसलमानों ये देखो, मोदी अगर आ जाएगा तो तुम्हें बांग्लादेश भेज देगा, इसलिए अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमको वोट दो। तो मुसलमानों ने क्या किया? कांग्रेस, सीपीएम या अदर पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया। एक मुश्त मुसलमान जो है वोट ममता बनर्जी को दे दिया। तो क्या ये किसी भी लीडर, चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि देश के किसी भी एक नागरिक को किसी दूसरे देश में भेज दे? ये किसी की ताकत नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए लोग मिसगाइड करते हैं, ये क्या कहते हैं, भावता देते हैं। इसलिए मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जिन्होंने पूरी दुनिया के अगर इतिहास उठा के देखेंगे, ये कौम बहुत जुल्म सितम का शिकार हुई है, लेकिन इस कौम ने कभी भी हार नहीं माना और ना कभी आने वाले वक्त में भी हार मानेगी। इस कौम को कुछ नहीं होने वाला है। ये सब्र के साथ रहे और अपनी वोट का बंटवारा ना करे और अपनी सियासी एक ताकत बनाए, तो फिर दुनिया के साथ मुकाबला किया जा सकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी, क्या लग रहा है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मैसेज था, वो संदेश जो था, वो एक साफ सुथरा संदेश था कांग्रेस पार्टी का, श्री राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। वो ये था कि जिस तरह इन लोगों ने अराजकता का माहौल पैदा किया था देश में, मॉब लिंचिंग का, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का, दंगे फसाद का, तो इन तमाम सिचुएशन से देश को निकालने के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश में पैदल चल के एक सर्वे बोलिए या एक इन्वेस्टिगेशन बोलिए या वहां जाकर के लोगों से जमीनी हकीकत को मालूम करना बोलिए, उनको ये मालूम करना था कि जिस तरह टीवी में बैठकर कुछ मीडिया बंधु जो है रात दिन जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा देश के माहौल में भी ऐसा है? देश के लोगों के जहन में या युवाओं के जहन में भी ऐसा हिंदू मुस्लिम है, लड़ाई दंगा फसाद है? तो वो देख करके दुनिया के सामने उनको ये रिपोर्ट देना था कि हम जाके देखें जमीनी हकीकत क्या है, जो टीवी में दिखा रहा है वही जमीन में भी है क्या। इसलिए उन्हें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने सफर करके दुनिया के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि देश में कहीं इस तरह का कोई माहौल नहीं है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं, भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के हेल्प और सपोर्ट से रह रहे हैं, कहीं भी इस तरह नफरत का कोई माहौल नहीं है, कहीं भी इस तरह का दंगा की कोई मेंटेलिटी नहीं है। बल्कि ये लीडर और ये जो बिकाऊ मीडिया है, सभी ने ही जो बिकाऊ मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया रविश कुमार ने अपने अल्फाज में कहा है, उन मीडिया ने यह तस्वीर पेश किया है कि हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, एक दूसरे के खिलाफ जहर, और मुसलमान, ये हिंदू, ये मस्जिद, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। तो उन लोगों के गालों में जोरदार तमाचा मारने के लिए श्री राहुल गांधी ने संघर्ष करके 4,500 किलोमीटर उधर और 4 से 5,000 किलोमीटर इधर उन्होंने पैदल जा करके देश में घूम करके दुनिया के सामने, देशवासियों के सामने ये मैसेज और रिपोर्ट दिया है कि नफरत का कहीं माहौल नहीं है, हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, मोहब्बत की दुकान से आप जोड़ो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे भाईचारेगी से रहो, और सब लोग इस देश को जिस तरह आजाद किए थे,
आजादी करने में जिस तरह हर जाति हर धर्म के लोगों का हाथ था, इसी तरह इस देश को दोबारा मोदी से छीनने के लिए, मोदी से बचाने के लिए, मोदी की विचारधारा से बचाने के लिए, बीजेपी आरएसएस जैसे संगठन की विचारधारा से बचाने के लिए हम सब मिलकर के योगदान देंगे और इस देश को फिर से आगे ले जाएंगे उन्नति, प्रगति और डेवलपमेंट के रास्ते पर। एक तरफ देख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एकाधिक कांग्रेस